Welcome to my channel. UPSC is easy. We're going to start with chapter 10th of our spectrum, that is beginning of modern nationalism in India. We've already completed with chapter 7, 8 and 9. Those were revolt of 1857 and reform movements. I'll be giving the links of those chapters in the description box below. So let us start with this chapter. First of all, we'll have to know about the factors in the growth of modern nationalism. मतलब कौन से factors थे जो responsible थे for the growth of modern nationalism. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड वाइड अपसर्ज जो हो रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो आ रहा था, जो इनिशिएट हुआ था फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ऑब्वियसली देयर वाज इंस्पिरेशन फ्रॉम आउटसाइड, राइट. सेकेंडली, इंडियन रेनेसां हमने देखा, रिफॉर्म मूवमेंट्स, राइट, स्टडी ऑफ डिफरेंट बुक्स, टेक्स्ट, नोइंग अबाउट द वेस्टर्न कल्चर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन अदर कंट्रीज, एवरीथिंग एल्स. एंड ऑल्सो जब आप रिफॉर्म करते हो तो आपको पता होता है कि आपको किस तरीके की सोसाइटी चाहिए, आपको किस तरीके की फ्रीडम लिबर्टीज़ चाहिए, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक फॉर्मेशन होने लगता है ऑफ अ स्टेट दैट यू वांट. ओके. ऑल्सो ऑफ शूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया. ये हम डिटेल में भी देखेंगे कि कैसे मॉडर्नाइजेशन जो इनिशिएट किया था ब्रिटिश ने हमारी कंट्री में, उसकी वजह से उसका एक बाय प्रोडक्ट था इंक्रीजिंग नेशनलिज्म इन द कंट्री. रिएक्शन टू ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज. ऑब्वियसली जब हम उनसे परेशान हो गए, व्हेन वी न्यू दैट देयर पॉलिसीज वर एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, वी स्टार्टेड deliberating about whether we should send them out of a country, how should we send them off out of the country, or how should we fight for our rights, whether they were listening to us or not. So all these things actually gave rise to modern nationalism. Okay. Understanding the contradictions in Indian and colonial interests. First of all, जो लोग हैं उनको ये रियलाइज होने लग गया दैट कलोनियल रूल वाज द मेजर कॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. ठीक है. ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक पेजेंट्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन्स, यू नो, वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड एजुकेटेड एज वेल एज कैपिटलिस्ट, सबको नुकसान होने लगा था. नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है अरोज टू टेक अप चैलेंज ऑफ दोज कॉन्ट्रडिक्शंस इनहेरेंट इन द कैरेक्टर एंड पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल रूल. ऑब्वियसली जो भी कॉलोनियल रूल की कॉन्ट्राडिक्शंस थी वो अब एक्सपोज हो चुकी थी कि दे एक्चुअली डिड नॉट वांट एनीथिंग गुड फॉर द कंट्री, दे जस्ट वांटेड गुड फॉर देमसेल्व्स इकोनॉमिकली एंड विच एवर वे इट वाज पॉसिबल, राइट. आगे चल के हम ड्रेन थ्योरी भी देखेंगे जो पुट फॉरवर्ड होती है, जिससे क्लियरली पता चलता है कि ब्रिटिश जस्ट वांटेड टू ड्रेन वेल्थ फ्रॉम द कंट्री. वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे. पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री हुआ है. आप ध्यान दो कि ब्रिटिश ने अपनी खुद की कन्वीनियंस के लिए, खुद की कन्वीनियंस जो मतलब एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, हाउ दे वुड सेल देयर प्रोडक्ट्स, सेंड देयर प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री, और अपने बेसिकली अपने कन्वीनियंस के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई. Like there was professional civil services, there was unified judiciary, right, there was codified civil and criminal laws, there was transport and telegraph. ये सब कुछ अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए था, लेकिन इसकी वजह से एक यूनिटी अराइज होती है हमारी कंट्री में. ओके. अगर आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, आपके पास टेलीग्राफ फैसिलिटीज़ है, तो आपके पास मैसेज वन प्लेस टू अनदर भेजने की अब आपके पास एक कन्वीनियंस है, राइट. तो दो फोल्ड इफेक्ट होते हैं. इकोनॉमिक जो फेट है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दूसरे लोगों के इकोनॉमिक फेट जो है अब कनेक्ट हो रहे हैं. मतलब क्या, अगर कोई पेजेंट है जहाँ पे अगर एक सिचुएशन आती है यू नो फ्लड की और द क्रॉप्स नॉट ग्रोइंग वेल, तो अब वो इकोनॉमिक सिचुएशन दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री से जोड़ रही है. जुड़ने का अब उसके पास एक तरीका है, राइट. और दूसरी बात यह कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन है, उसने लोगों को अब एक दूसरे से जोड़ा, स्पेशली लीडर्स. अब वो दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री के लीडर्स जो है एक दूसरे से मिल सकते थे, आइडियाज़ शेयर कर सकते थे, राइट. एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ होना, मोबिलाइजेशन होना, पब्लिक ओपिनियन गैदर करना इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, ये सारा कुछ आसान हो गया. ठीक है. नाउ वी कम टू वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन. रूसो, स्पेंसर, वॉल्टेयर, ये सब की बुक्स रीड कर रहे थे उस वक्त रिफॉर्मिस्ट एंड नेशनलिस्ट. तो उनको पता चलने लगा अबाउट द वेस्टर्न थॉट, अबाउट द पॉलिटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अबाउट एथिक्स, अबाउट मॉरल्स, डिफरेंट थिंग्स, राइट.
और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस पर एजुकेशन करने से जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आपको पता है अभी भी हमारी डायलेक्ट से लेके लैंग्वेजेस, वी आर रिच इन कल्चर, तो एक कॉमन लैंग्वेज आ गई जिसमें नेशनलिस्ट एक दूसरे से बात कर सकते थे, दैट वाज इंग्लिश, राइट। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो लिंग्विस्टिक रीजन्स हैं वो अब कम्युनिकेट कर सकते थे थ्रू अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। इससे मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो है उसको, दैट एक्चुअली बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ अराइजिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो है, इट बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ ऑलरेडी अराइजिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। एक न्यूक्लियस आप समझ सकते हो, न्यूक्लियस इज द कोर ऑफ एनीथिंग, तो मिडिल क्लास बिकेम द कोर ऑफ political activity that was rising now. Okay. Role of press and literature, 19th century, this is 19th, okay. 19th century saw an unprecedented growth of Indian owned English as well as vernacular newspapers. अब English और vernacular newspapers से फ़ायदा क्या होगा जो इंडिया में ग्रो हो रहा था, अब आप पॉलिटिकल आइडियाज़ को, जो भी कंट्री में सिचुएशंस अराइज हो रही है ड्यू टू ब्रिटिशर्स, जो भी वो कर रहे हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं जो एक्सप्लॉयटेटिव है, अब उनको आप बता सकते हो सबको। कैसे बता सकते हैं? थ्रू न्यूज़पेपर्स, यू कैन डिस्कस इट, यू कैन टेल इट। अब न्यूज़ फैलना आसान है, उस वक्त आपका सोशल मीडिया तो था नहीं, उस वक्त उतने न्यूज़पेपर्स बनने शुरू हो रहे थे, तो आप समझ सकते हैं द रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स, राइट। आगे चल के आप बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे मूवमेंट्स में आप रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स देखेंगे, बट लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त उस वक्त मीडिया ने कैसे रोल प्ले किया, अंडरग्राउंड रेडियो से लेके सब चीज़ों ने, वो यू विल सी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से लेके अदर एक्ट्स जो आए, जो प्रेस को दबाने की, सप्रेशन की कोशिश कर रहे थे, वो भी हम एवोल्यूशन ऑफ प्रेस एक्ट्स जब करेंगे तो देखेंगे। रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, बहुत सारे वेस्टर्न राइटर्स एज वेल एज आर इंडियन पीपल लाइक स्वामी विवेकानंद, R.L. मित्रा, वेस्टर्न में मैक्स मिलर, ये लोगों ने इंडिया की पास्ट की डिस्कवरी की, रीडिस्कवरी का मतलब है उन्होंने पास्ट के बारे में लिखना शुरू किया, अबाउट द ग्लोरी, अबाउट द प्राइड। तो इससे ऑफकोर्स प्राइड इंक्रीज हुआ, राइट, कि हमारा पास्ट इज़ वेरी रिच, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट हु इज कम, वी डोंट हैव टू वरी व्हाट अदर्स आर टेलिंग अस, वी हैव टू टेक प्राइड इन आवर हिस्ट्री। एंड हमें वही चाहिए शायद वापस, हमें अपने ट्रेडिशंस वापस चाहिए, दो वी हैव अ टच ऑफ मॉडर्नाइजेशन नाउ। तो वो एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म यहाँ पे जगता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बोला कि जब तक आपको एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है ऑफ हु यू आर, देन अ सेंस ऑफ प्राइड नहीं है, तब तक आप ना ही अपने आप में रिफॉर्म ला सकते हैं, ना ही अपने आप में प्राइड ले सकते हैं, ना ही आप एक नेशनलिज्म आप में आ सकता है जब तक प्राइड नहीं है, राइट। प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, अब ये प्रोग्रेसिव कैरेक्टर से क्या हुआ, आपको एक ऑफकोर्स पता चल रहा है कि देर इज़ अ सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें आप इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं, राइट। तो ये प्रोग्रेसिव कैरेक्टर के थे कि आप सती प्रथा रोक रहे हैं, आप चाइल्ड मैरिजेस रोकने की कोशिश कर रहे हो, आप एजुकेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिफरेंट आप पर्दा सिस्टम हटा रहे हैं, आप विडो री मैरिज की बात कर रहे हो, आप कास्ट सिस्टम को उसके जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट को हटाने की कोशिश कर रहे हो। ये सारे प्रोग्रेसिव कैरेक्टर जो है, आप जब सेल्फ से रिफॉर्म जो है वो खुद से आते हैं, राइट, खुद के अंदर से आते हैं, नोबडी कैन फोर्स रिफॉर्म्स ऑन यू। जब खुद से सोसाइटी से रिफॉर्म आते हैं तो सोसाइटी को एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस होने लगता है कि आवर फ्यूचर इज़ ब्राइट और वी हैव अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, हम खुद कर सकते हैं, हमें किसी और के आने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, राइट। नाउ वी कम टू राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, राइट। इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट क्या था इन द वर्ल्ड, उससे बहुत इफेक्ट हुआ मिडिल क्लास, क्योंकि वो पढ़ रहे थे, वो एजुकेटेड थे, देख रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है। रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ द रूलर्स, पहले आपको ना 1857 जब रिवोल्ट था, वो शॉक फैक्टर था फॉर द एजुकेटेड मिडिल क्लास। वाई? क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे हो दोनों साइड से जो अट्रॉसिटीज़ हुई थी, और आप देख रहे थे कि हमारे ही देश में, हमारे देश की कुछ प्रॉब्लम्स के लिए जब कोई आवाज़ उठाता है तो उन्हें कैसे सप्रेस किया जा रहा है बाय ब्रिटिशर्स। ये रिएक्शनरी पॉलिसीज और रेशियल एरोगेंस जो है कि वाइट सुपीरियॉरिटी या वाइट मैन्स बर्डन, ये सब, इससे मिडिल क्लास को समझ आया कि द कहाँ पे हमारा देश किस तरफ
जा रहा है. So these were some of the factors that helped in the rise of modern nationalism. आगे हम जो भी है करेंगे. और आगे actually we are going to do in the next video, what we are going to do is political associations before INC, and then we will move on to INC. So happy studying. I hope you liked the lecture.